ये क्या हमारा मुंह काला कर रही हो कॉलेज जाकर? बाकी दोनों तुम्हारी बड़ी बहनों ने तो कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी। सिलाई कढ़ाई सीखी, खरीदारी सीख कर कैसे अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। तुमने ही जिद करके कॉलेज में दाखिला लिया था। अब देखो ये हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। मैं अब्बा के सामने खड़ी जलील हो रही थी। फिर अब्बा की मिन्नतें करते हुए कहने लगी, अब्बा वो मैं पेपर के दिनों में बीमार हो गई थी, इसीलिए रिजल्ट ख़राब आया है। साथ में अम्मा भी शुरू हो गई, हाँ देखो तो, अरे मैं तो मोहताज हो गई, घर के किसी काम को तो ये हाथ भी नहीं लगाती। मैं तो कहती हूँ छुड़वाओ इसका कॉलेज, बैठे घर और घर में मेरे साथ काम करवाए। कॉलेज से आकर 4-4 घंटे सोती है नवाबजादी। अम्मा भी मुझे लताड़ रही थी। अब तो मेरी बेबसी अरूज पर थी। फिर मैंने अब्बा के गले में बाहें डाल दी और प्यार से मनाते हुए उन्हें कहने लगी, अब्बा बस एक मौका और दे दें, देखना इस साल मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा कि सब ख़ानदान वाले अशश कर उठेंगे। मैं अब्बा को वो ख्वाब दिखा रही थी जो मेरे लिए नामुमकिन था। अब्बा कहने लगे, ठीक है 1 साल है तुम्हारे पास, अगर इस साल भी तुम फेल हुई तो अगले साल नवीदा इसकी शादी की तैयारियां कर लो। मैं भी चाहता हूँ कि इसकी शादी से फारिग हो जाऊँ, फिर मेरा छोटा बेटा ही रह जाएगा, हम जाने और वो जाने। अब्बा ये कहकर चलते बने और मैं गुस्से से फुरकान के पीछे भागी थी। दूसरे दिन मुँह बिसोरती कॉलेज गई तो उदास बैठी थी, तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। इतनी खूबसूरत सफ़ेद रंग का यूनिफॉर्म पहने वो किसी परी की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं उसे देखे गई। तभी वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब भी आकर खड़ी हुई। क्या आप बता सकती हैं कि कॉलेज की लाइब्रेरी कहाँ है? उसका लहजा किस कदर खूबसूरत था। ये मैंने फ़ौरन ही एक हाथ से इशारा किया। कॉरिडोर के पीछे जो बगीचा है उसके सामने ही लाइब्रेरी है। वो इधर उधर देखती अनजान नज़रों से परेशान लग रही थी। फिर मुझे कहने लगी, दरअसल मैं आज ही आई हूँ कॉलेज में, नया एडमिशन लिया है तो इसलिए कुछ भी पता नहीं चल रहा। इतना बड़ा कॉलेज है, दिल भी घबरा रहा है। तो मैं उससे कहने लगी, घबराने की कोई बात नहीं, चले आए मैं आपको लाइब्रेरी लेकर चलती हूँ। जब मैंने उस लड़की से नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीलम बताया और यूँ पहले ही दिन नीलम और मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। वैसे भी मेरी एक सहेली मंजा चंद दिनों के लिए ही ये शहर छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी, क्योंकि उसके अब्बू की सरकारी नौकरी थी और उनका तबादला हो गया था। उसके जाने के बाद मैं बहुत उदास थी। मेरी उदासी की वजह ये थी कि इस साल मैंने पेपर भी अच्छे नहीं दिए थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी मुझे इतनी प्यारी सहेली मिल जाएगी। यूँ नीलम और मेरी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन मैंने नीलम को पुरस्रार हरकतें करते हुए देखा। वो लाइब्रेरी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। फिर जैसे ही लाइब्रेरी की इंचार्ज इधर उधर हुई, वो पलक झपकते ही लाइब्रेरी के अंदर चली गई। मैंने जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की कोई ऐसी हरकत भी कर सकती है। मेरा नाम सकीना है। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके के घराने से था। हाँ, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर भी हमारा घराना खुशहाल था, क्योंकि हम 3 बहनें और एक ही हमारा भाई था। अब्बा फर्नीचर का काम करते थे। यूँ तो इस काम में बहुत पैसा था, लेकिन कभी कभार हमारा नुकसान भी हो जाता। जब कभी कोई ग्राहक ऑर्डर देकर जाता और फिर उस सामान को उठाता नहीं था, यूँ अब्बा को वो सामान औने पौने दामों बेचना पड़ता। अब्बा को अपनी बेटियों की कम उम्री में ही शादी करने का शौक़ था। मेरी बड़ी बहनें जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और अब्बा ने उन्हें शादी करके ससुराल रुखसत कर दिया था, और मैं इस चीज़ से बहुत घबराती थी। जैसे ही मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो अब्बा के ऊपर भूत सवार हो गया कि उन्हें मेरी शादी करनी है। मैं अब्बा की मन्नतें करने लगी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे शादी के नाम से भी खौफ महसूस होता था, इसलिए रो पीट कर मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। हालांकि मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, लेकिन बस मैं शादी के नाम से घबराती थी, इसलिए बस कॉलेज जाकर टाइम पास करती,
खूब ऐश से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। वैसे तो मुझे कभी घर का काम काज करने का भी कोई शौक़ नहीं था, और ना ही बड़ी बहनों की तरह सिलाई कढ़ाई वगैरह करने का, वरना अम्मा तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती। कभी कहती कि पड़ोस में रहने वाली नौशीबाजी से सिलाई सीख लो, तो कभी कहती कि घरदारी सीख लो, कल को ससुराल जाओगी तो क्या हमें बदनाम करोगी। लेकिन अम्मा की कोई बात मेरे पल्ले ना पड़ती, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहने वाली लड़की थी। अब जब कॉलेज में मुझे एक नई सहेली मिली तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मिजाज वाली थी। फिर एक दिन मैं नीलम से कहने लगी, यार मेरे अब्बा ने मुझे धमकी दी है, अगर इस साल में पास ना हुई तो वो मेरी शादी कर देंगे। तो नीलम कहने लगी, तुम क्या चाहती हो? मैं उसे कहने लगी कि मैं किसी टीचर को तलाश कर रही हूँ जो मुझे पढ़ा सके। दरअसल मैं मैथ और फिज़िक्स में बहुत कमज़ोर हूँ। मैं उसे अपनी कमज़ोरियाँ बता रही थी तो वो कहने लगी कि मैं भी एक टीचर से ट्यूशन पढ़ती हूँ जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मेहरबान तबीयत का मालिक है। वो इतना अच्छा पढ़ाता है कि तुम इस बार अव्वल पोजीशन भी ले सकते हो। उसकी बात पर मैं हैरान रह गई। मैं उससे कहने लगी, तुम सच कह रही हो क्या? तुम किसी नौजवान से पढ़ती हो? तो उसने हाँ में सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा है कि लड़कियां उससे पढ़ने के लिए उसकी मिन्नतें करती हैं। नीलम की बातों का ऐसा असर हुआ कि मैंने भी उसी टीचर से पढ़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैंने अम्मा अब्बा को ये नहीं बताया कि मैं एक मर्द टीचर से पढ़ूंगी, बल्कि मैंने अम्मा से कह दिया कि मेरी सहेली जिसके पास पढ़ती है मैं भी उसी के पास पढ़ूंगी। अम्मा अब्बा ने ज़्यादा छानबीन तो नहीं की, लेकिन वो गुस्सा कर रहे थे कि मुझे इतनी दूर जाकर पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन फुरकान मुझे गली के नुक्कड़ पर छोड़ देता और आगे से नीलम मुझे लेने आ जाते थे। अब मैं अपनी सहेली के साथ पढ़ने जाते, इससे ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात क्या थी। और फिर आज ही मेरा पहला दिन था। नीलम के पास ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पूरे घर में सन्नाटे का राज था, बंदा न बंदे की ज़ात थी। मैं नीलम से सरगोशी में कहने लगी कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, यहाँ तुम मुझे कहाँ ले आई हो? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं, यहाँ पर उस्ताद जी रहते हैं, बस वो अभी आने ही वाले हैं। अब हम दोनों ही सहन में कपड़ा बिछाकर बैठ गए थे। हालांकि मैं कुछ घबरा रही थी, क्योंकि मेरा पहला दिन था, जबकि नीलम मामूल के मुताबिक बैठी पेन से उल्टी सीधी लकीरें खींच रहे थे। थोड़ी ही देर में खुशगवार सी महक आई थी। मैंने सर उठाकर देखा तो देखती रह गई। सामने खड़ा नौजवान तो इंतहाई खूबसूरत था। सफ़ेद रंग का लिबास पहने, लंबा चौड़ा कंची आंखों से मुझे देखता हुआ वो हैरान था। अब मैं थोड़ी घबरा गई थी, मेरे हाथों में पसीने आने लगे थे, जबकि नीलम भी मेरे बराबर में बैठी थी। फिर नीलम ने बताया कि आपसे ट्यूशन पढ़ने आई है। अब मैंने किताबें खोल ली थी। सच में ही उस्ताद जी का लहजा तो बड़ा ही नरम और मेहरबान था, लेकिन नीलम ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं उसके सामने अकेली बैठी पढ़ाई कर रही थी। फिर वो मुझे समझाता रहा जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उस घर को भी देखकर मुतहोश सी हो रही थी, क्योंकि घर बिल्कुल खाली और वीरान लग रहा था। ऐसे लगता था जैसे उसमें कोई रहता ही ना हो सकता है ये उस्ताद जी अकेले रहते हो। अब मैं नीलम के साथ रोज़ाना उसके पास पढ़ने आने लगी। सच तो ये था कि मैं अपने दिलो दिमाग में अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। जब जब वो मुझे पढ़ाने के लिए मेरे करीब होते तो मुझे ऐसे लगता जैसे मैं उनकी खुशबू महसूस करने के लिए उनके पास पढ़ने आती हूँ। मुझे वो बहुत अच्छे लगने लगे थे। तभी मैं आजकल बहुत खुश रहने लगी। जहाँ कहीं भी देखती तो मुझे उस्ताद जी का चेहरा दिखाई देता। फिर एक दिन मैं नीलम से कहने लगी कि ये अकेले क्यों रहते हैं? क्या इनकी फैमिली नहीं है? और तुम उन्हें कैसे जानती हो? तो वो कहने लगी कि ये हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं। दरअसल ये बचपन में ही यतीम हो गए थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बहुत आला मिजाज के हामिल हैं, लेकिन
नीलम, तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया। अब मैंने उससे सवाल किया तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात है। फिर वो कहने लगी, हाँ, दरअसल मेरी फैमिली ने मुझे सख्ती से मना किया है कि नए शहर में जाकर किसी से दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे छुपकर तुमसे दोस्ती कर ली। वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी तो मैं अपनी और उसकी दोस्ती पर नाज करने लगी, लेकिन अक्सर ही वो लाइब्रेरी के चक्कर काटती रहती और मुझे भी साथ ले जाती, जबकि लाइब्रेरी में जाकर मेरा दिल घबराता था। मोटी मोटी किताबें देखकर मैं वैसे ही उकता जाती। मुझे किताबें पढ़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन वो हर वक्त कोई ना कोई किताब ढूंढती रहती। कभी कभार तो वो लाइब्रेरी की इंचार्ज से भी डांट खाते और लड़ती कि देखो, रोज़ाना लाइब्रेरी आने की ज़रूरत नहीं है, जो किताब चाहिए वो इशू करवा लो। बहुत डांटते हुए वो कहती तो नीलम का मुंह बन जाता। ऐसे में वो गज़बनाक नज़रों से लाइब्रेरी के इंचार्ज को देखती तो मुझे उसकी आंखों से खौफ महसूस होता। वो क्लास में कम टिकती और लाइब्रेरी में ज़्यादा पाए जाते। मुझे उस अजीब व गरीब लड़की की समझ नहीं आते थे। दूसरी तरफ मैं रोज़ाना ही उस्ताद जी से पढ़ने जाती, लेकिन एक दिन जब मैं उनसे पढ़ने गई तो उनके घर पर ताला लगा देखकर मेरा दिल मायूस हो गया। अब मैं वापस पलटकर घर जाने लगी तो उस दिन नीलम भी मेरे साथ नहीं थी। जब सामने से आते एक आदमी ने मुझे सर से पाँव तक देखा और कहने लगा, ए लड़की, तुम इस घर के सामने क्या कर रही थी? मैंने गुस्से से उसे देखा और कहने लगी, मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती हूँ। तो वो हाथ उठाकर कहने लगा कि दिमाग चल गया है तुम्हारा? वो घर तो खाली पड़ा है, तुम किसके पास ट्यूशन पढ़ने आती हो? और दोबारा कभी इस घर के पास नजर ना आना, मेरी बात याद रखना। ये कहकर वो चलता बना। मुझे शदीद उलझन में छोड़ गया था। दूसरे दिन नीलम आई तो मैं उससे नाराज़ थी। वो एक दिन भी छुट्टी करती तो मैं बहुत उदास हो जाती, लेकिन नीलम ने मुझे मना लिया। फिर उसने अपना एक बड़ा सा टिफ़िन बॉक्स निकाल कर मुझे दिखाया। आज वो अपने घर से एक बहुत मज़ेदार खाना लेकर आए थे। फिर मुझे देखते हुए कहने लगी, ये मैंने अपनी सहेली के लिए रखा था। दरअसल कल हमारे यहाँ बहुत बड़ी दावत थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो खाना खाया तो उसका जायका ऐसा था जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया हो। मैं कहने लगी, नीलम, इतना मज़ेदार खाना किसने बनाया है? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हम सब मिलके खाना बनाते हैं, मैं भी ऐसा ही बनाती हूँ। सच में ही खाना बहुत मज़ेदार था। फिर मैंने नीलम से कहा कि मैं बाकी बचा खाना अपने घर ले जाऊंगी। तो वो कहने लगी, क्यों नहीं, ज़रूर लेकर जाओ। नीलम के आने के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और उस्ताद जी के लिए मेरे दिल में जो नरम जज्बात पैदा हो रहे थे, मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अब मैं उनसे पढ़ाई कम करती थी, जबकि हर वक्त उन्हें देखती रहती। उनके वजूद से उठती खुशबू महसूस करती मैं आजकल हवाओं में उड़ने लगे। अब्बा अम्मा भी मुझे देखकर तशवीश का इजहार करते और कहते, आजकल ये इतनी खामोश भी हो गई है, पहले की तरह शरारतें नहीं करती। अम्मा कहती, इसकी नई सहेली मिली है, वो बहुत अच्छी है, तभी तो उसने इसे भी सुधार दिया है। अम्मा इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि मैं हर वक्त अम्मा से नीलम के बारे में ही बातें करती रहती। मैंने आज तक अम्मा अब्बा को ये नहीं बताया था कि मैं एक मर्द उस्ताद से पढ़ने चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में उस्ताद जी को पसंद करने लगी थी और जल्द ही उनसे इजहार मोहब्बत भी करने वाली थी। मैं सोच रही थी कि मैं उनसे इजहार एक ख़त के ज़रिए करूँगी, लेकिन मुझे नीलम से भी घबराहट होती। रोज़ाना ही ऐसा करती, मुझे अकेला छोड़कर खुद ना जाने कहाँ गायब हो जाती। फिर उस दिन मैं पढ़ाई कर रही थी जब उस्ताद जी भी नहीं थे। अचानक ही मेरी नज़र बुक शेल्फ में रखी किताबों पर पड़ी। ढेर सारी किताबें रखे थे, लेकिन एक किताब ने मुझे चौंका दिया था, जिसका टाइटल था जिन्नात के वज़ाइफ। उस किताब को देखकर मुझे कुछ हैरत से हुई थी और मैंने चुपके से वो किताब उठाकर अपने बैग में डाल ली थी। मैं उस किताब को पढ़ना चाहती थी, हालांकि इससे पहले मैंने कभी किसी किताब में दिलचस्पी महसूस नहीं की
उस किताब को उठाकर मैं घर ले आई और फिर मैंने वो किताब अब्बा अम्मा की नज़रों से छुपा कर रख दी। मैं उसे अकेले में रात को पढ़ना चाहती थी, लेकिन रात को मैं उसे पढ़ना भूल गई। अगले दिन कॉलेज गई तो मैं नीलम से कहने लगी कि वो ट्यूशन में कहाँ गायब हो जाती है। मुझे घबराहट होती है उस अकेले घर में बैठते हुए। वो कहने लगी, कैसी घबराहट? मैं एक ज़रूरी काम से जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन वो मुझे गौर से देख रही थी। मैं हैरत से कहने लगी, ऐसे क्या देख रही हो नीलम? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी कल वाली हरकत से नाराज़ हूँ। मैं घबरा कर कहने लगी, कौन सी हरकत? तो वो गुस्से से कहने लगी, तुमने वो किताब चोरी की है ना, जिसका नाम जिन्नात के वज़ाइफ है। आखिर तुमने वो किताब वहाँ से क्यों उठाई? उस्ताद जी बहुत गुस्सा कर रहे थे। अब मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे। मैं तो समझ रही थी कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वो घर में नहीं थे। तो मैं नीलम से कहने लगी कि दरअसल मैं उस किताब को पढ़ना चाहती थी कि उसमें ऐसा क्या लिखा है। तभी वो अजीब और रूखे लहजे में कहने लगी, अगर तुमने उस किताब पर अमल किया तो याद रखना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मुझे उसके लहजे पर गुस्सा भी आया, तो मैं उससे कहने लगी, क्यों नहीं अमल कर सकती? जब उस्ताद जी वो किताब पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये कहते मैं पाँव पटकती दूर चली गई, जबकि वो मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे आए थे। अब मैं घर आ गई। फिर मैं उस किताब को रात को खोल कर पढ़ने लगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें अजीब अजीब सी बातें लिखी थी कि अगर वजीफ़ा करोगे तो 4 जिन्नात सामने आएंगे, अगर ये वजीफ़ा करोगे तो एक जिन्नज़ादी से मुलाकात हो जाएगी, अगर जिन्नात की दुनिया देखनी है तो ये वजीफ़ा करके सो जाओ, ख्वाब में आपको जिन्नात दुनिया की सैर करवाने को मिलेंगे। वाकई ये किताब बड़ी अनोखी थी। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। तभी मैंने एक वजीफ़ा याद कर लिया और मैं सोचने लगी कि मैं इसे ज़रूर करूँगी, भले से कुछ भी हो। आखिर नीलम ने मुझे इसे पढ़ने से क्यों रोका है? अब मैं जानबूझकर ये वजीफ़ा करना चाहती थी, इसलिए अगली ही रात मैंने वजीफ़े की तैयारी शुरू कर दी। उस दिन मैं ट्यूशन भी पढ़ने नहीं गई। रात को छत पर जाकर मैं वो वजीफ़ा पढ़ने लगी। अभी अदा ही किया था कि अचानक से मुझे अपने इर्द गिर्द अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें महसूस होने लगी, जैसे कोई मेरे कान में चीख रहा हो। मैंने पलक झपकते में ही आंखें खोल दी और मैं उठकर नीचे भागी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई काला साया मेरे पीछे भाग आया हो और मेरे सामने ही खड़ा हो। अब मैंने अम्मा को झिंझोड़ कर उठाया, अम्मा अम्मा मुझे बचा ले, मुझे डर लग रहा है। अम्मा कहने लगी, क्या पागल हो गई है, क्या हुआ है तुझे? मैं कहने लगी, अम्मा बस मुझे डर लग रहा है, आज मुझे आपके पास सोना है। यूँ मैंने वो पूरी रात जाग कर गुजारी। सुबह कॉलेज भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि अहम टेस्ट था। मैं कुछ घबराई सी बैठी थी जब नीलम आकर मेरे बराबर में बैठी और कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये गलती ना करना, पता चला ना अब तुम्हें? अब मैं खामोश थी। फिर अजीब से लहजे में कहने लगी कि आखिर वो उस्ताद जी ऐसी किताबें क्यों पढ़ते हैं? तो वो कहने लगी कि तुम ये बात छोड़ो, वो जो करते हैं करने दो, लेकिन यार मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। मुझे लाइब्रेरी में एक किताब चाहिए, वो मुझे मिलकर नहीं दे रही। लाख में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो मैं हैरत से कहने लगी कि ऐसी कौन सी किताब है? तुम इंचार्ज से कहो, वो तुम्हें ज़रूर ढूंढ कर देगी। उसने एकदम से ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं किसी को भी इस किताब के बारे में नहीं बताना चाहती। ये काम हमें उससे छुप कर करना होगा। अब मैं घबरा गई। मैं कहने लगी कि यार ये करना नामुमकिन है। इंचार्ज ने देख लिया तो वो हमें कॉलेज से निकलवा देगी। फिर वो नाराज़गी से कहने लगी, देखो मैंने भी तुम्हारी कितनी मदद की है और तुम मेरी थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकती। जानती हूँ कल वो इंचार्ज मीटिंग पर जाएंगी, जहाँ पर सारे प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स की मीटिंग है, उसमें वो भी मौजूद होगी। ऐसे में सिर्फ एक चौकीदार ही लाइब्रेरी के गेट पर मौजूद होगा, तब हम ये काम कर सकते हैं। मैं हैरान थी कि आखिर वो किताब उसके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, लेकिन फिर भी वो मेरी सहेली थी, उसकी मदद करना मुझ पर फ़र्ज़ है, इसलिए मैं उसकी मदद को तैयार हो गई। तो वो बहुत खुश हुई, कहने लगी, ठीक है
اگر میرا کام ہو گیا تو میں تمہارے لیے وہی مزیدار کھانا لے کر آؤں گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ اس دن اماں نے تمہارے گھر کا کھانا کھایا تو بہت تعریفیں کر رہے تھے، اور کہنے لگی کہ اپنی سہیلی سے یہ کھانا بنانا سیکھ لو۔ وہ مسکراتی ہوئی میری باتیں سنتی رہی، لیکن آج شام میں استاد جی سے پڑھنے گئی تو نہ جانے کیوں بار بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں اپنے دل کی بات بتا دوں۔ میں انہیں وہ خط دینا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب وہ مجھے توجہ سے پڑھا رہے تھے اور میں دلچسپی سے پڑھ بھی رہی تھی۔ اگلے دن میں نیلم کا وہی کام کرنا تھا، لیکن میں ڈر رہی تھی کہ کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ نیلم کی دوستی میں اتنی پاگل ہو جاؤں، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دن جیسے ہی لائبریری کی انچارج میٹنگ میں گئی تو چوکیدار جا کر بیٹھ گیا اور ہم دونوں اس سے نظر بچا کر لائبریری کے اندر آ گئے۔ اب وہ جلدی جلدی کتابیں تلاش کر رہی تھی، لیکن جب میں نے اسے کتاب کا نام پوچھا تو اس کتاب کا نام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کتاب جنات کے عملیات کی تھی۔ ان عملیات کو کر کے جنات اپنی طاقتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب میرا پورا وجود نہ جانے کیوں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے آج پہلی بار یہ لڑکی کچھ عجیب و غریب سی محسوس ہو رہے تھے۔ کبھی کتابوں میں تلاش کرتے اچانک نیلم کے خوفناک سر و ورق کے ساتھ وہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں خالی خالی نظروں سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی نیلم نے وہ کتاب میرے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ اب وہ اس کتاب کو چوم رہے تھے اور میں اس کی دیوانگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ کیا وہ کتاب اس کے لیے اتنی اہم ہے؟ لیکن آخر نیلم کو یہ کتاب کیوں چاہیے؟ اتنے سارے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن نیلم اس کتاب کو لے کر فوراً لائبریری سے نکل گئی۔ پیچھے سے میں بھی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ شکر تھا کہ کسی نے ہمیں دیکھا نہیں تھا اور میری عزت بھی محفوظ رہی۔ لیکن پھر نیلم کہنے لگی، دوست ہو تو تمہارے جیسی، تم ایک اچھی سہیلی ثابت ہوئی ہو۔ اس کی بات پر میں مسکرا گئی، لیکن من میں آیا سوال میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آخر تمہیں یہ کتاب کیوں چاہیے؟ تمہیں کیا کرنا ہے اس کا؟ میں مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ کتاب میرے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ضروری ہے، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ وہ بار بار اسے سینے سے لگا رہی تھی اور پھر کالج جاتے وقت مجھے گلے سے لگایا اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے آخری دفعہ مل رہی ہے۔ اب میں گھر آ گئی تھی، تھکا تھکا سا وجود لیے جلدی سے نہائی اور کپڑے تبدیل کر لیے۔ میں نے دیکھا اماں اس گرمی میں روٹی بنا رہی تھی۔ پہلی بار مجھے ان پر ترس آیا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میں اماں کے ساتھ کام کروایا کروں گی۔ پھر کھانا کھا کر میں کتنی گہری نیند سو گئی تھی، لیکن شام کو اٹھی تو اماں سبزی بنا رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ آج تجھے ٹیوشن پر نہیں جانا؟ تو میں گھبرا کر کھڑی میں وقت دیکھنے لگی۔ سچ میں ہی مجھے اتنی دیر ہو گئی تھی اور پیپر ہونے میں صرف 2 مہینے باقی تھے۔ پھر میں جلدی سے تیار ہوئی اور فرقان سے کہہ دیا کہ وہ مجھے گلی کے نکڑ تک چھوڑ دے۔ آگے سے نیلم مجھے لینے آ جاتی تھی روزانہ ہی، لیکن آج میں اس کا انتظار کرتی رہی اور وہ نہ آئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں اکیلے ہی استاد جی کے گھر چلی آئی۔ آج پھر اس گھر کے سامنے کھڑی تھی تو گھر پر تالا لگا دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ آخر وہ کہاں چلے گئے؟ نیلم بھی مجھے لینے نہیں آئی اور استاد جی بھی گھر پر نہیں تھے۔ تبھی میرے برابر سے وہی آدمی گزرا اور پھر سے مجھے گھور کر کہنے لگا، لڑکی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس گھر کے آس پاس بھی نہ آیا کرو۔ میں غصے سے اس سے الجھ پڑی اور کہنے لگی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں روزانہ یہاں ٹیوشن پڑھنے آتی ہوں۔ تبھی سامنے سے ایک عورت آ کر کہنے لگی، بیٹی، یہ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ گھر پچھلے 30 سالوں سے بند پڑا ہے اور اس میں سے رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ اس پوری گلی میں مشہور ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ شام کے وقت کوئی بھی اپنی بہن یا بیٹی یا بچے کو اس طرف نہیں بھیجتا، اور تم بھی احتیاط کیا کرو۔ وہ عورت عجیب ہی کہانی سنا رہی تھی۔ دوسری طرف نیلم اور استاد جی کے اوپر مجھے بھی غصہ آیا، اس لیے نہ جانے کیوں مجھے رونا آیا اور میں روتی ہوئی گھر آ گئی، پلک پلک کر رونے لگی۔
अम्मा अब्बा हैरान थे। फुरकान भी आज मुझसे कोई शरारत नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे रोने पर हैरान था। फिर अम्मा कहने लगी, क्या वजह है, क्यों रो रही है? तो मैं उन्हें कहने लगी, अम्मा, उस्ताद जी घर छोड़कर चले गए हैं। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला तो अम्मा गुस्से से कहने लगी, क्या? उस्ताद जी? ठीक है, किसी आदमी से पढ़ने जाते थे। मैंने जल्दी से बात संभालने का कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी टीचर की बात कर रही हूँ। दरअसल वो बिना बताए ही शहर छोड़कर चली गई हैं। अब मैं किससे पढ़ूंगी? अगर मैं फेल हो गई तो आप लोग मेरी शादी कर देंगे। तो अम्मा कहने लगी, हाँ, तेरी शादी करने का तो हम सोच ही रहे हैं, क्योंकि सवेरा के देवर का तेरे लिए रिश्ता आया है। बहुत ही अच्छा नौजवान है। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अम्मा, मैं आपके घर के सारे काम करूँगी, आप जो भी कहेंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। ये कहकर मैं कमरे में भाग कर चली गई थी। फिर मेरी उदासी भरे दिन गुजरने लगे। ना जाने क्यों नीलम ने कॉलेज भी छोड़ दिया था। ना तो मुझे उसके घर के बारे में मालूम था और ना ही कभी उसने मुझे कुछ बताया था। शायद वो हमेशा के लिए कॉलेज छोड़कर चली गई थी। यूं कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ी मजलिस थी, जो इलाके के सबसे आखिरी खाली जगह पर होती थी। ये एक महफिल मिलाद होती थी। कॉलोनी की सारी औरतें उस मिलाद में जाती थी। उस दिन मैं भी अम्मा के साथ तैयार होकर चली गई, लेकिन अचानक गर्मी की वजह से मेरा दिल घबराने लगा। मैं कहने लगी, अम्मा, तुम बैठो, मैं घर जा रही हूँ। अम्मा कहने लगी, अकेली कैसे जाओगी? तो मैं कहने लगी कि बाहर फुरकान होगा, मैं उसे साथ ले लूँगी। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो फुरकान कहीं नज़र नहीं आया। शायद वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ़ था। तभी उकताकर मैं अम्मा से चाबी लेकर अकेली ही घर की तरफ जाने लगी। अभी रास्ते में ही पहुंची थी कि अचानक मुझसे आगे दो नौजवान जाते दिखाई दिए। एक लड़का और एक लड़की, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उन्हें देख नहीं सकी। वो दोनों पैदल ही पैदल उस रास्ते से गुजरकर उस सुनसान जगह की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर बिल्कुल भी आबादी नहीं थी। जब थोड़ी दूर चलकर वो एक दरख्त के नीचे खड़े हुए तो अचानक ही मेरी नज़र उन पर पड़ी थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो नीलम और उस्ताद जी थे। दोनों साथ खड़े कितने अच्छे लग रहे थे। मुझे बेइख्तियार नीलम से नफरत महसूस हुई। तो क्या इन दोनों ने शादी कर ली है? क्योंकि उस वक्त वो दोनों किसी जोड़े की तरह दिखाई दे रहे थे। नीलम ने भी मुझे पहचान लिया था। वो मुस्कुराती नज़रों से मुझे देख रही थी, लेकिन पहली बार मुझे उसके लिए अपने दिल में नफ़रत महसूस हुई, क्योंकि उस्ताद जी के लिए तो मैं अपने दिल में नरम जज्बा महसूस कर रही थी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? फिर मैं उसके सामने आई और उससे कहने लगी कि तुमने बगैर बताए कॉलेज छोड़ दिया और सहेली के होते हुए उसके हक पर डाका डाला। नीलम हैरान होकर कहने लगी, कैसा डाका? ये तुम क्या कह रही हो? तो मैं गुस्से से कहने लगी, मैं उस्ताद जी से मोहब्बत करने लगी थी। मैं उन्हें पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन लगता है तुमने इनसे शादी कर ली है। ये सुनकर वो उस्ताद जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जबकि नीलम मुस्कुरा रही थी। तभी उसने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहने लगी, पगली, जो तुम समझ रही हो हम वो नहीं हैं। दरअसल मैं तुम्हारी कोई सहेली नहीं, बल्कि एक जिन्नज़ादी हूँ। मैं उछलकर 2 कदम दूर हटी थी। फटी फटी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखने लगी तो नीलम कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं एक जिन्नज़ादी हूँ। जिन्नात की दुनिया से आया हुआ एक जिन्नाती जोड़ा, और ये उस्ताद जी भी एक जिन्नज़ाद हैं। दरअसल मुझे इस दुनिया में एक बहुत ज़रूरी काम था, तभी तो कुछ दिनों के लिए हम दोनों यहाँ आए थे इंसानी रूप में, और तुम जैसी अच्छी दोस्त मुझे मिली। मुझे इस बात की खुशी है। तुम तो एक बहुत प्यारी और मासूम लड़की हो। तुमने मेरी मदद भी बहुत की है। कैसी मदद? फ़कत मेरे मुंह से यही अल्फाज निकले थे तो वो कहने लगी, दरअसल मैं और ये हम दोनों जिन्नज़ाद और जिन्नज़ादी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन हर साल हमारे कबीले में एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है।
اس لیے ہمیں بھی اس مقابلے میں شرکت کرنی تھی، لیکن اس مقابلے کے لیے ہماری طاقتیں بہت کم ہیں۔ پھر ہم ایک چیز کی تلاش میں تھے، وہ ایک کتاب تھی جو جنات کی طاقتیں بڑھانے میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ کتاب مجھے انسانی دنیا سے ملتی، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں ایک عامل جن ذات نے بتایا تھا۔ تبھی ہم دونوں نے انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس عامل نے ہمیں کہا تھا کہ وہ لڑکیوں کے کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔ تبھی میں وہاں ایک لڑکی بن کر چلی آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے آتے ہی ایک پیاری سی لڑکی مل جائے گی، وہ بھی سہیلی کی شکل میں۔ وہ تم تھی سکینہ، پھر تم میری اچھی دوست بن گئی، اور میں نے تمہیں اپنے جن زادے سے بھی ملوایا تاکہ بعد میں بھی تمہیں اس سے ملوا سکوں۔ لیکن جب تم نے میری مدد کی اس کتاب کو تلاش کرنے میں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس کتاب کو لے کر ہم دونوں اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئے تھے۔ لیکن تمہارے دل میں میرے لیے نہ جانے کیوں اتنی نفرت امنڈ آئی ہے، اس لیے آج میں تمہیں سچائی بتانے آئی تھی۔ وہ بہت محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں حیرت سے اس نرم جن زادی کو دیکھ رہی تھی، جو کہیں سے بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ دوسری دنیا سے آئی ایک جن ذاتی ہے۔ پہلے جو میں ان دونوں پر غصہ کر رہی تھی، اب بری طرح سے گھبرانے لگی۔ تو وہ تبھی ایسی کتابیں پڑھتے تھے۔ تبھی وہ جن ذات کہنے لگا، لیکن یہ لڑکی تو مجھے پسند کرنے لگی ہے، سوچتا ہوں کہ اسی سے شادی کر لیتا ہوں۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ جن زادی اس سے کہنے لگی، خبردار جو میری سہیلی کو دھوکہ دیا، تم ایک جن زاد ہو اور جن زادیوں سے ہی شادی کر سکتے ہو۔ اس کی شادی تو کسی شہزادے سے ہوگی جو بالکل اس کے جیسا ہوگا۔ نیلم جن زادی کی بات پر میں مسکراتی تھی۔ ان سے ہوئی یہ ملاقات شاید مجھے ہمیشہ یاد رہنے والی تھی۔ چند لمحے پہلے جو میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی تھی، ایک دم سے خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پھر ان سے ملاقات کر کے میں گھر لوٹ آئی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میری زندگی میں اس قدر عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ اگر میں کسی کو اس بارے میں بتاؤں گی تو شاید کوئی یقین بھی نہیں کرے۔ پھر 2 ماہ بعد میرے پیپر ہونے والے تھے، لیکن میرا پڑھائی سے اچانک دل اکتا گیا۔ لیکن میں پیپر بھی دینا چاہتی تھی اور کامیاب بھی، اسی لیے کالج جا رہی تھی۔ ابا نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ اس سال مجھے پاس ہونا ہے۔ فرقان اور بڑی بہنیں بھی مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی، بہت بدل گئی ہوں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میری زندگی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، ایک جن زادی کی دوستی سے۔ اس جن زادی نے مجھے اتنا بدل دیا ہے، میرے اندر سے ساری شوخی ختم ہو گئی۔ شاید کیا سچ میں ہی میں استاد جی سے محبت کرنے لگی تھی؟ لیکن جب پتہ چلا کہ وہ ایک جن زاد ہیں تو محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ابھی بھی مجھے اس راستے پر چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ جن زادی اور جن زاد مجھ سے ملاقات کرنے ضرور آئیں گے۔ میری نگاہیں انہیں تلاش کرتی۔ پھر میں نے کالج جانا شروع کر دیا کیونکہ پیپر ہونے والے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں پیپرز دے رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں خالی خالی دماغ لیے سر تھامے بیٹھی تھی۔ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اچانک ہی مجھے گہری نیند آنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس بیٹھی لڑکیاں سب پیپر حل کر رہی تھی، جبکہ میں خالی پیپر لیے بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اچانک گھبرا کر جیسے ہی میں نے پیپر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ فل بھرا ہوا تھا، حالانکہ میں نے تو اس میں کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن خود بخود پیپر کیسے حل ہو گیا؟ اس میں ایک بھی لفظ لکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ اٹینڈنٹ کو تھما دیا۔ وہ بھی حیران تھی کہ میں نے سب سے پہلے پیپر کر لیا۔ میری تعریف کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، تم ایک ذہین بچی ہو، جبکہ میں کچھ شرمندہ تھی کیونکہ یہ کارنامہ میرا نہ جانے کس کا تھا۔ پھر رات کو میں بستر پر پڑ رہی تھی تو گہری نیند سو گئی، لیکن خواب میں مجھے وہی جن ذاتی نظر آئی۔ نہ جانے یہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن میں اس وقت نیم غنودگی کی کیفیت میں اپنے پاس کھڑی اس جن زادی کو دیکھ رہی تھی، جو مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارا سارا پیپر میرے جن زادے نے حل کیا ہے۔ دراصل میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے اس معصوم لڑکی کی ضرور مدد کرنی ہے، اور اب وہ سارے پیپر خود حل کرے گا۔ تمہیں اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔
پھر ایسے ہی میرے سارے پیپر بہت اچھے ہوئے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ دونوں تو بہت ہی اچھے ہیں، میں خواہ مخواہ ان کے لیے اپنا دل برا کر رہی تھی۔ آج کل میں خوش رہنے لگی، گھر کا سارا کام بھی کرتی، اماں کا ہاتھ بھی بٹانے لگی۔ اب اماں کو مجھ سے بہت کم شکایت ہوتی، اداسی سے کہتی دونوں بیٹیاں تو رخصت ہو گئی، اگر تو بھی شادی ہو کر چلی جائے گی تو میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ تو میں اماں سے کہتی تبھی تو کہتی ہوں میری شادی کے بارے میں سوچو بھی مت۔ یوں میرے سارے پیپر بہت اچھے ہوئے، لیکن جب رزلٹ آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا رزلٹ اتنا اچھا تھا کہ ابا حیران رہ گئے، کہنے لگے واہ بیٹا، اس بار تو تم نے کمال کر دیا، میری بیٹی نے پوری 12 جماعتیں پاس کر لی ہیں۔ میں بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ اب میں ابا سے کہنے لگی کہ مجھے آگے بھی پڑھنا ہے، گریجویشن کرنی ہے، لیکن اماں نے انکار کر دیا۔ ابا بھی کہنے لگے کہ بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی میں رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ اب میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر باجی کے سسرال سے ایک اچھا رشتہ آیا، اماں ابا نے ہاں کر دی۔ یوں میری شادی بھی 18 سال کی عمر میں ہی ہونے لگی، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ کم از کم میری شادی 22 سال کی عمر میں ہو، کیونکہ دونوں باجیوں کو گھبرایا ہوا دیکھتی، پریشان دیکھتی تو میرا دل بھی اکتا جاتا۔ شادی کے نام سے بھی مجھے نفرت تھی۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس جن زادی کو بھی اپنی شادی کی دعوت دوں کہ وہ اپنے جوڑے کے ساتھ ضرور آئے، لیکن پھر ڈر بھی لگتا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنی شادی میں نہیں بلایا۔ گھر میں خوب رونق اور ہنگامہ تھا، سب شادی کے گیت گا رہے تھے، جبکہ میں خاموش بیٹھی تھی۔ لاکھ میری بہنوں نے کوشش کی کہ میں ایک بار دلہے کی تصویر دیکھ لوں، لیکن میں نے دلہے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بہت پڑھا لکھا اور ایک کالج میں لیکچرر تھا، اور مجھے ایسے لوگوں سے بہت چڑ تھی۔ ایک ایسا ہی شخص میرا ہمسفر بننے جا رہا تھا، پر میں دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ تبھی اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی تیری ایک سہیلی تجھ سے ملنے آئی ہے، میں تو اسے نہیں پہچانتی، لیکن کہہ رہی ہے میرا نام نیلم ہے۔ یہ سن کر میرے حواس اڑ گئے۔ میں حیرت سے اماں کی بات سن رہی تھی۔ اماں کیا سچ میں ہی نیلم آئی ہے؟ میں بے قراری سے کہنے لگی تو اماں کہنے لگی ہاں، تو اتنا حیران کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ دوسری دنیا سے آئی ہے؟ میں بھی بھیجتی ہوں اسے۔ یہ کہہ کر اماں چلی گئی۔ تبھی میں نے آس پاس کھڑی لڑکیوں کو کہا کہ وہ کمرے سے چلی جائیں۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتی رہی، کمرے سے چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ نیلم ہی تھی، ایک جن زادی جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے کہنے لگی میری سہیلی کی شادی ہو اور میں کیوں نہ ہوں؟ آج میں تمہارے لیے تحفہ بھی لائی ہوں۔ میں اس کے آنے سے نہ جانے کیوں اتنی خوش ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے لال رنگ کا باکس میرے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی یہ ہم دونوں کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، آئندہ بھی اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑی تو ایک بار مجھ سے مدد مانگنا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی، کبھی پریشان نہ ہونا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اماں کہنے لگی تیری وہ سہیلی کہاں چلی گئی؟ روک لیتی اسے، کھانا وغیرہ کھا کر جاتی۔ تو میں کہنے لگی اماں وہ کھانا کھانے نہیں آئی تھی، بس مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اماں نے میرے ہاتھ میں لال رنگ کا باکس دیکھا تو کہنے لگی کیا یہ وہ تحفہ دے کر گئی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی میں نے وہ لال باکس کھول کر دیکھا تو میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس میں رکھا ہوا خوبصورت سونے کا سیٹ وہ میرے لیے لے کر آئی تھی، جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اماں دھک سے رہ گئی، کہنے لگی ارے اتنا خوبصورت سیٹ تو میں نے اور تیرے ابا نے بھی نہیں دیا تجھے، جہیز میں بھی۔ یہ اتنی امیر سہیلی تیری کون تھی؟ میں اداسی سے کہنے لگی اماں تھی کوئی دوسری دنیا سے آئی ہوئی، نہ جانے اب وہ مجھ سے ملنے آئے گی بھی یا نہیں۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اس کی اس قدر مہربانی اور محبت پر۔ پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کی رات میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ شکل و صورت کا تو اچھا تھا، لیکن پہلے ہی دن لیکچر دینے لگا۔ میری ماں کا خیال رکھنا، میری بہنوں کا خیال رکھنا، کبھی ان سے کوئی غیر ضروری بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔
मैं हर मौके पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन माँ का भी मुझ पर उतना ही हक है। मैं जानती थी कि ये सब मर्दों की आदत होती है, और मैं ऐसी ही चीज़ों की वजह से शादी के नाम से नफरत करती थी। फिर मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। जिस तरह सारे ससुराल वाले शुरू शुरू में बहू को सताते हैं, ऐसे ही मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे तंग करना शुरू किया। वैसे भी ये लोग ज़्यादा अमीर थे और मेरे माँ बाप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए वो मुझे कमतर समझकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते। एक दिन मैं उदास थी जब अचानक ही नीलम जिनजादी मेरे पास आई और कहने लगी, क्यों उदास होती हो? मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी जिसकी वजह से अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। मैं हैरान थी कि आखिर वो ऐसा क्या करने वाली है। फिर उसने मुझे एक वजीफ़ा बताया। कहने लगी, ये तुम 7 दिन तक करना, उसके बाद तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और साथ ही उनके लिए तोहफे ताइफ लेकर आना। ऐसे में उनके लिए तुम्हारे दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैं उसकी बात मानकर ये वजीफ़ा करने लगी और वो जिनजादी मुझे तोहफे ला कर देती। वो मैं कभी अपनी सास को देती, कभी नंद को। यूँ वो मुझसे खुश नज़र आने लगी। फिर मेरा शोहर भी मुझसे खुश हो गया और कहने लगा कि तुम्हें मेरी माँ बहनों का कितना ख्याल है। अब सब बहुत बदल गए थे और मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो गई थी। फिर चंद साल बाद ही मैं 2 बच्चों की माँ बन गई और मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। अब मैं जब कभी अब्बा से मुलाकात करने जाती तो अब्बा कहता, देखो तो सही, वही लड़की है जो कभी बच्चों की तरह उछलती कूदती घर में घूमती थी और आज कितनी ज़िम्मेदार बन गई है। मैं उदासी से कहती कि हर लड़की के ऊपर एक ऐसा वक्त आता है और जब वो वक्त निकल जाए तो उसके बाद वो जल्द ही शादी के बाद लड़की से औरत बन जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन सच में मेरी आदतें बदलने वाली नीलम जिनजादी थी, जिसके साथ दोस्ती करके मैंने बहुत कुछ सीखा था। लोगों के रवैये और उन्हें कैसे खुश करना है, दूसरों को राज़ी करने का तरीका, ये सब कुछ सिखाने वाली जिनजादी ही थी, जिसने शादी के बाद भी मेरा साथ दिया। अब तक वो अपनी दोस्ती अच्छे से निभाते आ रही थी, लेकिन एक दिन वो मुझसे मुलाकात करने आई तो उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। पहले तो मैं उसे देखकर डर गई क्योंकि वो एक नए रूप में मेरे सामने आई थी, लेकिन जब उसने बताया कि वो मेरी सहेली है तो मैं उसके साथ खड़ा बच्चा देखकर हैरान रह गई। फिर वो कहने लगी कि मैंने और उस जिनजादे ने शादी कर ली थी और आज मैं बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने उसे मुबारकबाद दी, लेकिन एक दिन मेरी सास ने घर में बहुत बड़ी दावत रखी और मुझे कहने लगी कि आज का खाना बहुत लजीज होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। मैं पूरी जान लगाकर खाना बना रही थी, तभी अचानक वो जिनजादी मेरे पास आ गई। वो कहने लगी, तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें खाना बना कर देती हूँ, फिर तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे कि वाह क्या खाना बनाया है। उस जिनजादी ने ऐसा खाना बनाया कि घर में आए मेहमान सब उंगलियां चाटते रह गए और सब मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे। सब हैरान थे कि मेरे हाथों में क्या जादू है। फिर मुझे वो वक्त याद आया जब उस नीलम ने मुझे पहली बार खाना खिलाया था और मैंने उसकी कितनी तारीफ़ें की थी। सच में ही उसके हाथ का खाना किस कदर लजीज था। फिर वक्त तेज़ी से गुजरा और मेरी दोनों नंदों की शादी हो गई। अब मैं अपने घर में अकेली राज कर रही थी। मेरी दोनों बहनें कहती, हम तीनों में सबसे खुश नसीब सकीना है, देखो इतने बड़े बंगले में राज कर रही है। मैं तो उनकी बात पर मुस्कुरा देती, सोचती कि असल बात तो कोई जानता ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी में एक जिनजादी आई थी और उस्ताद की शक्ल में एक जिनजाद, जिसकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हो गई थी। वो तो शुक्र था कि मैंने उससे इजहार मोहब्बत नहीं किया, वरना उस जिनजादी को बुरा भी लग सकता था। ना ही कभी मैंने उससे अपने दिल की बात कही थी। हाँ, उससे मैं उसे ये ज़रूर कहा था कि उसने मेरे हक पर डाका डाला है, और वो बात सोचकर मैं कभी कभार मुस्कुरा देती। आज अपनी नादानियों पर हंसी आती है जब मैं खुद 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ और मेरे दोनों बच्चे वही नादानियाँ करते हैं, ज़िद करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कभी मैं भी अपनी अम्मा अब्बा से ऐसे ही ज़िद करती थी,
اور وہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا. آج صرف اس کی یادیں باقی ہیں.